काम नहीं होता तो शायद फिर आज मैं यहां भी नहीं होता। और उस समय मेरी जेब में 12 रुपए थे। एक दोस्त जिसके साथ मैंने प्लान दिखाने के लिए जाना था, उसकी जेब में 5 रुपए थे। भूख हम दोनों को लगी हुई है, दोपहर का टाइम था, भूख लगी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, था कुछ खा लें। तो वो दोस्त मेरे को बोला एक काम करते हैं, कुछ खा लेते हैं। मैंने बोला यार मेरी जेब में 12 रुपए हैं, अगर आपकी जेब में कुछ है तो बताओ। बोला मेरी जेब में 5 रुपए हैं। मेरे को लगा 12 रुपए हैं, अगर हम 10 रुपए का कुछ खा भी लें तो कुछ खाने से तो हम करोड़पति बन नहीं जाएंगे, क्यों ना 10 रुपए का स्कूटर में पेट्रोल डाल दिया जाए, जाके अगर किसी बंदे को प्लान दिखा दें, अगर वो बंदा जुड़ जाए तो हो सकता है कि करोड़पति बन जाए। तो हम दोनों ने 2 कुलचे रोड के किनारे पे मिलते हैं, हमने 2 कुलचे लिए, 5 रुपए उसको दिए, 12 रुपए हमारी जेब में बचे। 10 रुपए का हम लोगों ने पेट्रोल डाला और जाके 2 बंदों को हमने प्लान दिखाया। इत्तेफाक कि वो दोनों लोग नहीं जुड़े। 10 रुपए भी गए, पेट भी गया, आज जेब में बचे 2 रुपए। और घर से हम लोग गए थे उस समय 24 किलोमीटर दूर। जब वहां से वापस निकले तो मुश्किल से हम लोग आधा किलोमीटर चले होंगे तो स्कूटर का पीछे वाला टायर पंचर हो गया। तो ड्यूसोड वाले शातिर तो होते ही हैं, 1.5 साल की हिस्ट्री में इतने शातिर तो हम हो ही गए थे। जड़ से पीछे से स्टपनी उतारी, उसके पीछे लगा दी, 1.5 किलोमीटर चले तो वो भी पंचर हो गया। अब लगा जो धक्का लगाने से तो रहे। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे बेहतर रात थी, जिस रात ने हमें मजबूत बनाया। ना घर, ना खाना, ना जेब में पैसा और ना आने जाने का कोई साधन। रात का 2:30 बजे का टाइम, वो रात हमने गुजारी। जो हलवाई मिठाई बनाता है उसके बाहर एक बेंच पड़ा रहता है, और उस बेंच को जब हलवाई अपनी दुकान बंद कर जो मिठाई बनाता है, हलवाई बोलते हैं, वो जिस बेंच के ऊपर बैठ के मिठाई बनाता है, जब वो उठ के जाता है तो उस बेंच के ऊपर कुत्ते बैठते हैं। डॉग जो है वो उसको चाटते हैं क्योंकि उसको मीठा लगा होता है। और वो रात हम लोगों ने उस बेंच के ऊपर गुजारी। डिसोर्ड नहीं छोड़ी। पता क्यों नहीं छोड़ी? कि जिन लोगों को हमने बोल दिया ना एक बार कि आप कामयाब हो या ना हो, लेकिन हम तो होके दिखाएंगे। मुझे अगर मैंने एक बार वापस जाने का फैसला कर लिया तो ये लोग मुझे जिंदगी भर जीने नहीं देंगे। और मुझे अपने मर्दानगी से बहुत प्यार था कि ये लोग मुझे जिंदगी भर तो जीने नहीं देंगे और मैं इनको मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। और मैं तो एक हूं, ये तो हजारों लोग हैं, मैं इनका सामना करूंगा कैसे? मेरे दिल के अंदर का डर बैठ गया, जिस डर की वजह से मुझे दिन रात नींद नहीं आती थी। और उसी समय में मेरा जो वेट था वो 42 kg हो गया था। घर वालों ने भी समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया। जिन दोस्तों ने सौगंध खाई थी कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, सब दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। अकेला बंदा। और उस समय समझ आया कि बेटा जिस दिन मेरी जेब में पैसे होंगे उस दिन मैं इन दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारे के सारे दोस्त मेरे पास आएंगे। एक जिद मान कर बैठाई, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन कभी अपने दोस्तों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो उसी समय मेरे फादर ने मेरे को बोल दिया, काम करते हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तेरे को मोपेड लेके दे देते हैं। हीरो पुक मोपेड का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो मैंने फिर उस समय मेरे को लगा कि यार मैं मोपेड लूंगा, उसके ऊपर बैठ के जाऊंगा तो यार कितना मजा आएगा। अगले दिन मैंने एक दोस्त को बोल दिया कि यार मैं अभी मोपेड लूंगा। तो उस दोस्त ने मुझे पता क्या जवाब दिया? बोला अगर मां का दूध पिया है ना तो खुद मेहनत कर और लेके दिखा दे।
बोला तेरे में इतनी औकात नहीं है कि तो मोपेड ले पाए। बोला तेरे बाप के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो तो तेरे को हवाई जहाज भी लेके दे देगा। अगर माँ का दूध पिया है तो खुद मेहनत कर और फिर मुझे कहना कि मैंने ये मोपेड ली है। आग तो मुझे लगी थी लेकिन उस दोस्त ने आग इतनी खतरनाक लगाई कि मुझे लगा बेटे अब चिंता ना कर, 1 साल के अंदर अंदर मैं तेरे को सब कुछ करके दिखा दूंगा। और वो दोस्त को और नहीं था, वो मेरे सगे मामा का बेटा था। पहले मैंने उसको प्लान दिखाया, फिर उसने मुझे ऐसा कहा, मेरे को अच्छा लगा कि अगर मैं अपने घर वालों से नहीं जीत पाया तो मैं बाहर वाले कहां से जीतूंगा यार। और काम शुरू करा, पैसे नहीं थे जेब में। अब यहां तो मैं उसमें छोड़ देता, बूट फट गए थे, जो पैंट थी मेरी पैंट भी जगह से फट गई थी। एक पैंट हल्की सी फटी हुई थी, लेकिन मैंने हाथ फैलाना बंद कर दिया था कि मुझे आने जाने का जो किराया है वो भी किसी से नहीं लेना है, ना रोटी खाने का पैसा किसी से लेना है। मर जाऊंगा लेकिन अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाऊंगा। और मरने वाला मैं हूं नहीं, क्योंकि ऊपर वाला अगर मेरे को ऊपर ले गया तो उसको मैं मुसीबत में जरूर डाल दूंगा। और मैंने कभी सुना भी नहीं था कि कोई बंदा भूख से मर गया है। भूख से कोई नहीं मरा आज तक। साइकिल मेरे पास था, वो पंचर हो गया, पंचर लगवाने के लिए पैसे नहीं थे, साइकिल साइड पे छोड़ दिया। अब देखते हैं क्या होता है। पैदल प्लान दिखाना शुरू हो गए। और एक बंदे को प्लान दिखाने के लिए कम से कम हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि दीनानगर से मेरा जो गांव है वो 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था दीनानगर तक पैदल। अगर कोई साइकिल वाला मिल गया तो उसको बोलना भाई तू पीछे बैठ जा, मैं साइकिल चलाता हूँ। एक हाथ में फाइल पकड़ता था और एक हाथ से उसका हैंडल पकड़ता था साइकिल का, साइकिल चढ़ाता था वहां तक। और रात को मैं घर वापस आता था, पूरा दिन पैदल चलता था। लोगों को तरस आता था मेरे ऊपर, इसने भगवान का क्या बिगाड़ा है, भगवान इसको किस जन्म की सजा दे रहा है। पता नहीं कि ऊपर वाले ने, किस बंदे ने ऐसी दुआ करी कि ऊपर वाले उसकी दुआ सुन ली। मेहनत करते करते एक दिन पैदल जाते जाते मुझे एक लड़की मिली। मुझे लगा सारी दुनिया को प्लान दिखा दिया, इसको प्लान दिखाने से क्या होगा। लेकिन फिर एक बार मन में आया, यार पूरी दुनिया को दिखाया है, कुछ नहीं हुआ, इसको भी दिखा देते हैं, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, देखते हैं। उस लड़की को मैंने प्लान दिखाया, बड़ी एक्साइटेड हुई लड़की। अब मेरे को लगा कि शायद मेरा कुछ हो जाएगा। दूसरे दिन फिर मैं उसको 8 किलोमीटर दूर गया फॉलोअप करने। बड़ा सपने लेके आंखों में गया कि बाप रे मजा आएगा, ये लड़की जुड़ेगी, 200-250 की नई लिस्ट मिलेगी। मेरे लोग तो जुड़े नहीं, इसके लोगों को जोड़ देंगे। लेकिन बड़ा मजा आया। उसको मैंने प्लान दिखाने के लिए गया, प्लान दिखाया, फॉलोअप करने के लिए गया, तो उसने बड़े प्यार से बोला भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे को लगा यार ऐसे लोग मुझे ही मिलते हैं। अब ये नहीं पता कि इसकी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत खराब है। और आगे देखते हैं क्या होगा। फिर से प्लान दिखाया। एक बंदा मिला मुझे जिसकी उम्र थी 45 साल की। मुझे लगा उस बंदे ने हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी। मुझे लगा बेटे तू बॉल फेंकेगा तो मैं बल्ला घुमाऊंगा, बल्ला घुमाना तो आता ही है। वो एक जगह बैठा हुआ था, पास में निकलने की जगह थी। मैं उसके पास से निकलते, शरारती तो था ही, मैंने उसके पैर के साथ पैर लगा दिया ठा। साथ में बोलते सर प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी। बोले नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं निकल गया। अब जब मैं वापस आया मुझे लगा मुझे एक बहाना दूसरा मिल गया कि मैं फिर से मार देता हूं। वापस आया तो मैंने फिर से दूसरी लात मार दी। उसके फाइल नीचे गिर गई, मैंने जड़ से फाइल पकड़ी, बस सर सर सॉरी सॉरी सॉरी। वो बंदा मेरे को बोला नहीं बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मेरे पास बैठ जाओ।
मुझे लगा जब बकरी खुद ही मेरे को बुला रही है तो फिर मुझे हलाल करने में क्या प्रॉब्लम है। मैं तो बंदे के पास बैठ गया, बड़ा शरीफ सीधा साधा बन के बैठ गया। उस बंदे ने मेरे को बोला, आप क्या करते हो? मुझे मजा आया। एक्टर तो हम थे ही। जो बंदा जिंदगी में एक्टिंग नहीं कर सकता वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता है, तो ध्यान रखना। अच्छा प्रेजेंटेशन करना और अच्छा फॉलोअप करना ये एक एक्टर का काम है। सोचो कि माधुरी एक बार स्क्रीन के ऊपर आके बोलती है, अब मेरा पिया घर आया हाय राम जी, तो आपको लगता है कि माधुरी आपको मिल गई, ड्रीम ऐसा देखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसा ड्रीम देखना शुरू हो गया। मेरे को लगा बेटे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैंने कहा बस मैं घूमता रहता हूं। वो बंदे ने बड़े मुस्कुराते पूछा, आप क्या करते क्या हैं? मैं सर मैं दरअसल यहाँ पे एक कुछ लोगों से मिलने आया था। मुझे कुछ ईमानदार मेहनती लोग चाहिए, जो ईमानदार हों, मेहनती हों, झूठ ना बोलते हों, उस जिंदगी में तरक्की करना चाहते हों। मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक तो मुझे जो लोग मिले हैं वो सही तो मुझे लगे नहीं। मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं। उस बंदे को लगा यार उम्र तो उसकी है नहीं, है तो हल्का सा। वो अपने जाल में मुझे फंसाने के चक्कर में था, वो खुद मुझे फंसाने के चक्कर में था। अब मुझे लगा बेटा जिसमें दम ज्यादा होगा वो खींच लेगा। बंदा बोला कोई बात नहीं, अब बताओ। मैं हूं, बताओ बताओ। मैंने बोला एक काम करते हैं, मैं आज थोड़ा थका हुआ है, काम करते हैं आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, तो अपना नंबर मुझे दे दीजिए, तो फिर मैं कभी बात करके फिर आपसे मिलता हूं आगे। बोला कोई बात नहीं, मैं बस यहीं रहता हूं। मैं कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से लोगों की तलाश है। देखो मैं दरअसल ऐसे बंदे की तलाश कर रहा हूं, वो बंदे की जो इनकम है वो लगभग 50,000 से 1 लाख रहेगी। मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूं, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कमा सकते हैं। तो उस बंदे के मन लड्डू फूटने शुरू हुए होंगे कि यार इसके पास क्या है पता नहीं। उसने पूछा क्या है? मैं मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम दरअसल मुझे मार्केट में निकालना है हमें, और मैं सिर्फ लोगों को मिलने के लिए आया हूं। उस बंदे ने बस इतनी बात हुई, मैंने अपना नंबर दिया, उसने मुझे अपना नंबर दिया, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब मुझे लगा यार पता नहीं कितने लोगों को प्लान दिखा चुका हूँ, कोई समझा तो है नहीं, देखते इसका क्या होता है। मैं भूल गया उस बंदे को। वो बंदा मेरे घर पे फ़ोन लगा रहा था और मैं घर पे नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। वो बंदा फ़ोन लगाता था, मेरे घर वाले उसको गालियाँ देते थे। कोई घर से उस समय निकले मुझे लगभग 2 महीने हो गए थे, और मेरे घर वालों मुझे हर जगह ढूंढा उस समय कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। छोटा बच्चा घर से चला जाए तो घर वालों के क्या हालात होंगे। और मैं मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता था उस समय, मतलब जंप करना, शानदार सारे काम करता था मैं। घर बोले जिस जिस जगह मेरे मिलने की उम्मीद थी वहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन मैं मिला नहीं। तो ऊपर से घर वालों ने सोच लिया कि ये हिमाचल में आता जाता रहता है, रास्ते में इसका कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, खाई में गिर गया होगा, जानवरों ने खा लिया होगा, तो इसे हमें किसी ने बताया भी नहीं। तो घर वालों ने तो मेरा संस्कार कर दिया अपनी तरफ से कि राम नाम सत्य हो गया इसका। और लेकिन हम इतने जल्दी थोड़ा ना मरने वाले हैं, मरते मरते भी लाखों लोगों को तो साथ ही लेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि चलो यार वो बंदा मिला था, उसे फोन करके देखते हैं क्या होता है। उस बंदे को फोन लगाया तो बंदे का सामने से जवाब आया, अरे भाई साहब मैं तो आपको फोन लगा लगा के थक गया यार, आप तो मिले नहीं। मेरे को लगा ले अंडा क्या करा, मुर्गी की मां ही आ रही है पूरी। तो एक कहावत मुझे याद आई उस समय कि चोर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी मां को पकड़ो। और मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी कि लोगों को प्लान दिखाता तो लोग वैसे मना कर देते थे। अब मुझे लगा बंदा भी बड़ा स्मार्ट था, मेरे को लगा यार क्यों ना इसके कंधे के ऊपर बंदूक चलाई जाए। मैंने उसको बोला यार मैं बस आपके एरिया में आ रहा था कुछ लोगों को मिलने, तो मुझे आपकी याद आ गई। वो बंदा बोला नहीं 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 आप आओ, आप चिंता न करो, बस आप आओ, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। मेरे को लगा बेटे अब मेरा टाइम है कि तेरे को सही दिशा में लेके आऊं।
उसने बोला जब आप यहाँ पहुंचो तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो घर से मुझे घर वालों ने निकाल दिया था। जिस घर में रुकता था उसके पास स्कूटर था। मैं उसको बोला यार देख, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, आज घर वालों से यार थोड़ा सा उधार ले लेते हैं, काम से स्कूटर लेके चलते हैं यार। 50 रुपये लिए, तेल डाला, उस बंदे को हम लोग मिलने चले गए। उसके पास जाके मैंने उसको फ़ोन करा कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। बंदा पैसा लाया, मैंने खाना तो नहीं खाया था, भूख लगी थी। अब उसको लालच ये था कि ये मेरे जाल में फंस जाएगा, वो मुझे फंसाने के चक्कर में, मैं उसको फंसाने के चक्कर में। उसने बेचारा मुझे रोटी खिलाई, मैंने खाई, मेरे को लगा भगवान तेरा भला करे। फिर मेरे को बोला साहब ठंडा लेंगे, सर ठंडा लीजिए। मेरे को लगा यार ज़्यादा खाऊंगा तो ऊपर वाला बोलेगा यार लालची है। मैं लगा नहीं सर मैं ठंडा लेता नहीं। बोला सर चाय, मन में नहीं, मैं चाय भी नहीं लेता हूँ। बोले सर प्लीज आप कुछ दिखाने वाले कुछ दिखाइए। मत दिखाते हैं, मैं कुछ ऐसी जगह चलते हैं, कुछ शांत जगह बैठते हैं यार, यहाँ पे भीड़ भाड़ रही है, मैं क्या करेंगे बैठ के, चलो बाहर चलते हैं। बंदे ने स्कूटर पकड़ा, मुझे ऐसी जगह पे ले गया जहाँ इंसान तो क्या, इंसान की जात भी नहीं मिले, जंगल में बेल लेके बैठ गया मुझे। बोला आप बताइए। मैं यार यहाँ मजा नहीं आ रहा है, हम एक काम करते हैं, जो जगह पानी चल रहा हो ना वहां जाके बैठते हैं। पानी के पास जाके हम लोग बैठ गए। अब बोला आप बताइए। मैं साहब पहले आप बताइए आप क्या करते हैं। बोला मैं LIC का एजेंट हूँ। मैं कितनी देर से कर रहे हैं। बोला मैं 10 साल से कर रहा हूँ। फिर तो आपके 2-2.5-3 लाख रुपये होनी चाहिए यार मेरे मुताबिक। बोले नहीं इतनी कहाँ है, 7-8-10 हज़ार। यार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो आप लोग, 10 साल से मेहनत करो 10 हज़ार। अगर आपके जैसा बंदा मेरे सिस्टम में हो ना तो 10 साल में क्या, 1 साल में कम से कम 6 लाख तक पहुंच जाओगे। बंदा बोला यार वही है जो आपने अभी तक देखा नहीं है, और जो देखता वो समझ आता है। बंदा बोला ठीक है तो मुझे दिखाओ। मैं दिखाना नहीं है, मुझे कुछ के लिए कागज चाहिए। और इत्तेफाक देखिए उस समय मेरे पास कागज लेने के लिए पैसे नहीं थे, और पेन तो था मेरे पास। वो बंदा बोला नहीं मैं अभी कागज मंगवाओ, तो मैं मंगवाओ। उसने कागज मंगवाए, मैंने उसको प्लान समझा दिया पूरा। 25 मिनट लगे होंगे। तो उस बंदे ने पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे सर, मुझे नहीं पता, वो तो उसको पता है। बंदा मेरे को बोला ठीक है सर आप आ जाओ मेरे पास, कब आओगे। मैं तो अभी आया हूँ। बंदा बोला तो फिर मैं पेमेंट कैसे करूँगा। मैं देखिए भाई मैं कैश तो लेता नहीं, आप DD बनाएंगे, उसी के नाम का DD जाएगा। बोला ठीक था मुझे स्टार्ट करवा दीजिए। बंदे ने झट से कैश पेमेंट निकाली और टेबल को रख दी। मेरे को लगा ये तो बंदा कितना बेवकूफ़ है, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। जब बंदा मेरे को जानता नहीं, वो पेमेंट निकाल के टेबल को रख दी। फिर मैंने सामने से दूसरा पत्ता फेंका, हाँ भाई साहब आपने ये पेमेंट मुझे क्यों दी। बंदा बोला कि आप बिजनेसमैन हैं, मैं अगर मैं आपकी पेमेंट लेके चला गया तो आपके पास तो मेरे घर का एड्रेस भी नहीं है, कहाँ ढूंढोगे। बंदे ने मुझे जवाब दिया, उसके जवाब ने मुझे जिंदा दिल बनाया। उस बंदे ने जवाब दिया कि आप बिजनेस करने के लिए आए हैं, 7-8-10 हज़ार के लिए नहीं आए, आपको बिजनेस करना है। मुझे लगा कि ये बंदा मेरे काम का है। मेरे घर वाले तो मेरे पर विश्वास करते नहीं, और मेरे घर वाले बड़े शानदार थे। अगर मेरी कोई डाउनलाइन मेरे घर जाती थी तो वो डिसोर्ट छोड़ देती थी, इतना नेगेटिव कर देते थे मेरे घर वाले उसको। अब मुझे लगा कि ये बंदा गलती से मेरे घर फोन ना करे। तो मेरे बंदे को बोलते जो नंबर मैंने आपको दिया था वो तो मेरे चाचा जी का नंबर है, वो मेरा नंबर नहीं है। बोला फिर आपका नंबर। मैं अभी अपना नंबर ले नहीं रहा हूँ, मेरा ऑफिस का नंबर है। मैंने उसको सीधा दिल्ली ऑफिस का नंबर दे दिया, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। बंदे को लगा यार आपका ऑफिस दिल्ली में है। मैं ले इंटरनेशनल ब्रांड है ये, हमारा ऑफिस का नंबर देता हूँ मैं। बंदे की वर्किंग स्टार्ट हुई, उस बंदे ने ज्वाइनिंग करी, तो एक साथ उस बंदे की जो एंट्री आई थी वो 9 एंट्री आई। और मेरा जो पहला चेक बना वो मेरा पहला चेक लगभग 10 हज़ार का बना। और घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, ATM हमारे पास था नहीं, जो चेक थे वो घर ही जाना था। अब जब मेरे नाम का चेक घर गया तो अब घर वालों के मन में लड्डू तो फूटेंगे कि चेक आया, अब बंदा भी आ जाए तो 10 हज़ार मिले। और मुझे ये भी नहीं पता था कि चेक कैसे आएंगे। मैं काम करता रहा अपना बाहर, और 3 महीने में वही जो फर्स्ट वाले जो 3 महीने थे
उन्हीं 3 महीनों में मेरे घर में 1.5 लाख रुपया आया। अब मेरे घर वाले मेरे को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो आया, वो तो बैंक में चेक लगा दिए घर वालों ने, कि घर वाले मेरे बहुत समझदार हैं। मेरे को लगा जी तो ठीक है। फिर एक दिन मैंने घर में फ़ोन किया, मेरे को लगा चलो हालचाल पूछ लेते हैं, घर वाले ठीक भी हैं कि नहीं, कि कौन ऊपर चला गया कौन नीचे आ गया पता नहीं, पता कर लेते हैं एक बार। और जैसे मैंने घर पे फ़ोन लगाया, बहन ने फ़ोन उठाया, मेरी माँ क्या, मेरी बहन क्या, मेरे पड़ोसी क्या, सब बराबर कर दिया उसने। और सोचो कि कैसी कैसी गालियाँ मेरे घर वालों ने मेरे को दी होंगी। वो गालियाँ दी जो मार्केट में लोग नहीं लेते हैं, वो सब गाली मेरे को दी। मैंने सुना, बड़े प्यार से सुना, या। और जब मैं फ़ोन कर रहा था तो मेरे जो बढ़िया लीडर मेरे डाउनलोड का था वो मेरे साथ में था। और जब बंदे को फ़ोन पे गालियाँ पड़ेंगी तो उसके चेहरे के हाव भाव कैसे बनेंगे उस समय। तो वो मेरे को बोल रहे रामी कुत्ते। मैं बोला जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। और मेरे घर वाले बोल रहे थे तेरे को जूते पड़ेंगे, तू जूतों का भूखा है, तू आएगा तेरे को ये कर। मैं ठीक है बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल समझ गया, थैंक यू ठीक है। फिर जब ऐसा माहौल होगा, बंदा कितना बड़ा एक्टर क्यों ना हो, उसके चेहरे के हाव भाव तो बदल ही जाएंगे थोड़े। तो जो मेरे साथ लीडर था वो मेरे को देखे घर में उसने फ़ोन कराया तो थोड़ा सा बदल गया है। तो उसकी सिस्टर मेरे को राखी बांधती थी, उसकी सिस्टर और मेरी सिस्टर एक बराबर हो गया। उसके घर वाले मुझे अपना बड़ा बेटा कहते थे। अब मैं रात भर तो मैं कुछ सोच भी नहीं पाया। अब मुझे लगा बेटा अभी समस्या से बचना कैसे है। फिर मैंने उसको बोला, मैं भाई एक काम करते हैं यार, मेरे को घर जाना है, घर जाके आते हैं। लेकिन मेरे घर वालों की एक खास खूबी तो है कि उन्होंने अगर कोई बात करनी हो ना तो किसी के सामने मेरे से बात नहीं करते हैं। गालियां में देनी हो तो बड़ा सोच समझ के देते हैं। उस समय जैसे मैं घर गया तो घर वाले फोन पे मुझे बोल दिया था, देख जब घर आएगा ना तो अकेला आना, किसी को साथ लेके मत आना। एक तरफ मेरा रंग जाता था, दूसरी तरफ आता था कि घर वालों ने पहले तो वैसा कहा ना कि अकेले आना, अब पता नहीं इन्होंने कौन सी प्लानिंग बनाई होगी मेरे लिए। क्योंकि उससे पहले मेरे साथ 1-2 हादसे ऐसे हो गए थे कि मेरा घर जाने का जो टाइम था वो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस मैन का कोई टाइम नहीं है। और किसी ने मेरे चाचा को घर में बोल दिया था कि चौधरी जी आपका बेटा बिजनेस करता है। तो मेरे चाचा बोले हाँ बिल्कुल करता है। बोला मुझे एक बात बताओ, वो रात को कितने बजे आता है? बोले वो 2-2:30 बजे आ जाता है। बोला 2-2:30 बजे कौन सा बिजनेस होता है? तो उस दिन तो मेरे घर वालों ने पूरा प्लान बना लिया था। पहले दिन घर वालों ने देखा, मैं घर पहुंचा 1:30 बजे। घर वालों ने कुछ नहीं कहा, किसी ने बात भी नहीं करी मेरे से। जब घर से जब मैंने निकलना तो उससे पहले की कहानी थी मेरी। और दूसरे दिन मैं घर पहुंचा 2:30 बजे। तो मेरे चाचा ने बाहर से आवाज करी वो उठते ही जैसे गांव के लोग उठते हैं तो बड़े प्यार से कौन सा श्लोक सबसे पहले बोलते हैं, वो जो गांव के लोग रहने वाले वो जानते होंगे। मैं जो उनके मुंह में आया उन्होंने बोल दिया, रात को तेरा 2:30 बजे कौन सा बिजनेस होता पहले ये बता। भाई अब बुजुर्ग बंदे को मैं क्या समझाऊंगा। नहीं कुछ नहीं, मैं जल्दी फ्री हो गया था, मैं रास्ते में लेट हो गया था। अब मैंने जैसे घर का गेट खोलना था, गेट खोला तो अंदर से बंद था। जब मेरे घर का गेट कभी अंदर से बंद नहीं हुआ। जब अंदर से बंद था तो मैंने गेट के अंदर से बैठ के देखा, वो लग रहा था कि बंद करा हुआ है। अब मुझे लगा मेरे खतरे की घंटी है, समझदार को इशारा काफ़ी है। और मैंने समझदारी बरती, ये यूज़ करी कि मैं उस दिन घर गया ही नहीं। बाहर मेरे चाचा जी सोते हैं, मैं उनके साथ सो गया। वो मेरे को बोले तू घर जा। मैंने नहीं, आज मेरा बाहर खुली हवा में सोने का मन है, आज खुली हवा में सोता हूँ। और जैसे मैं सुबह उठा तो मेरी छोटी बहन मेरे को बोली कि अगर तू घर पे रात को नहीं आया ना तो अच्छा रहा। मैंने बोला क्यों? बोला रात को सब ने आपस में मीटिंग करी हुई थी कि गेट बंद कर दो, अगर ये गेट खटखटाए तो गेट नहीं खोलना है, अगर ये गेट ऊपर से पार के अंदर आए तो जोर से चिल्लाना कि चोर आ गया चोर आ गया। अब इसकी बात तो सुननी नहीं, जिसके हाथ में जो आए इसको मारना धलाई करना। क्योंकि समझा के वो थक गए थे, मैंने ड्यूटी नहीं छोड़ी, उनको लगा धुलाई होगी तो छोड़ देगा।
उस दिन मेरे को लग गया खतरे की घंटी है, मैं गया ही नहीं। और अब जब फोन में घर वाले बोलते घर अकेले आना, तब मेरे को लगा बेटे अब सोच तेरा क्या होगा। और फोन पे घर वाले ने हल्का सा मुझे बता दिया था, पता चल गया था। वो इतना पता ही है यार, इतने बेवकूफ तो है नहीं कि काम कर रहे हैं कि पैसे तो आए होंगे घर पे। जैसे मैं घर आया तो घर वाले ने बड़े प्यार से रोटी खिलाई मुझे। मेरे को लगा यार सूर्य कहाँ से निकला आज। एक तो मेरे को डर लग रहा था उस समय, और दूसरा मेरे को लग रहा है कि कोई गड़बड़ी जरूर है, या तो दाल काली है या दाल में काला है। उन्होंने अच्छे से पानी दिया, उसके बाद मुझे आम भी दिए खाने के लिए। मेरे को लगा ऐसा क्यों है भाई, या तो मैं ज़्यादा देर के बाद आया हूँ, इसलिए भी बंदा देर के बाद आता तो सेवा होती है, पहले दिन तो होती है, दूसरे दिन भले ही ना हो। बड़े प्यार से सलाद दिया, रोटी दी, साथ में आम भी खिलाए, मैंने खिलाए। और जो दो मेरी डोनलाइन वाले जो लोग थे, मैं दोनों को साथ ले गया था, और दोनों को मैंने पूरी ट्रेनिंग दी पहले कि भाई देख मेरे घर वाले इसी तरह के हैं, वो नेगेटिव नहीं है, इसको बोलता भरपूर पापी हैं वो। नेगेटिव बंदों मैं तो पापी बोलता हूं, मैं भरपूर पापी हैं, और आप दोनों मेरा साथ मत छोड़ना। बोले सर ऐसा क्यों? मैंने नहीं आप बस मेरे साथ ही जाना, कि मैंने अपने डोनर को बताया नहीं था कि मुझे पहले पैसे नहीं आते थे। उनको थोड़ा ना बताना था कि पहले मुझे इनकम नहीं आ रही थी। मतलब देखो यार, जब मैं घर जाता हूँ ना, घर वाले मेरे से पैसे मांगते हैं, अगर आप साथ रहोगे तो वो मेरे से पैसे नहीं मांगेंगे। वो पैसे नहीं मांगेंगे तो हम अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, और बड़ा ग्रुप होगा। उन दोनों को भी लालच हो गया कि हाँ यार अगर घर सर पैसे दे देंगे तो फिर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। और यहां तक उनको समझा दिया था कि अगर मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाऊं तो आप बाहर दरवाजे के पास खड़े रहना, जब मैं रात को सो जाऊं ना, एक इधर सोना एक इधर सोना, कहीं बीच में मेरे को उठाए ना। और वही हुआ, रात को लगभग 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तो मेरी सिस्टर ने मुझे उठाया, ओए और साथ में मेरे को बोला कुछ नहीं बोलना। हाँ मेरा रंग तो गया, मैं साथ वाले को लात मारूं उसको उठ। और जो दिन को वर्किंग करके बेचारा सोया, कहां उसकी नींद खुलेगी। जो मैं कर सकता मैंने करा, वो दोनों नहीं उठे, लेकिन घर वाले ने मुझे बीच में से जरूर उठा लिया। अब मुझे अंदर जाके बोले देख तेरे को 3 महीने से ढूंढ रहे हैं। मेरे को लगा क्यों ढूंढ रहे हैं, आपने खुद ही तो निकाला था मुझे, जब निकाल दिया फिर ढूंढते क्यों है? बोला घर में ना 1.5 लाख रुपए आया तेरे नाम पे। उस समय इतने समझदार तो हम भी हैं, मतलब फिर आप मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, आप तो 1.5 लाख बाहर निकल जाए इसलिए ढूंढ रहे हैं। मेरे को लगा बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया, इसलिए मेरी सेवा हो रही है, तो सुबह भी खाना अच्छे से मिलेगा। और घर वालों ने अच्छा खाना दिया। मेरे डोनर में जो 2 लोग थे बेचारे बड़े शानदार पॉजिटिव हो गए कि इसके घर वाले तो इतने अच्छे हैं। घर पर बोले एक काम कर, तुम्हें ये विड्रॉल है, इसे हम पैसे निकाल लेंगे तो सिग्नेचर करके दे दे। मैं क्या करोगे, मैं खुद जाता हूँ पैसे लेके आता हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? भाई मैं खुद पैसे लेके आता हूँ, पहली कमाई है, मैं अपने हाथों से दूंगा तो बड़ा मजा आएगा। घर वालों को मैंने फॉलोअप तो कर लिया, कि फॉलोअप करने में तो मास्टर थे ही हम लोग। अपने घर वालों को पूरा फॉलोअप करा, घर वाले खुश कि आज तो मुर्गी फंस गई, आज तो पैसे लेके घर आएगा। अब बैंक गए, पैसे निकाले, बैग में डाले और बाहर ही बाहर निकल गए। तो वापस आना ही नहीं। हम तो उस समय वापस नहीं आए थे कि जब हमारी जेब में पैसे नहीं थे, अब तो पैसे भी हम क्यों वापस जाएंगे? वो पैसे लिए और निकल गए। पहले बिना पैसे के हम लोग वर्किंग कर रहे थे, अब बेटे अब तो पैसा साथ में है, अब देखो वर्किंग कैसे होती है। उन्हीं दिनों में हम लोगों ने 1 महीने में, हफ्ते में 50-50 एंट्री डाला करते थे। और अगर प्लान इतना परफेक्ट अपना कि अगर 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा ना तो 80 लोग तो जुड़ेंगे, कोई दुनिया की ताकत मना नहीं कर सकती है। इतना जोश था प्लान के अंदर, हड्डियां थी, मांस तो था ही नहीं। प्लीज सुनिए, सिर्फ हड्डियां रह गई थी, मांस तो था ही नहीं उस समय। मांस तो बेचारा पता नहीं कहां से निकल गया था। और लोग ये देखते थे कि इसके अंदर इतना जोश, कितना यार, इसको कितने पैसे आते होंगे। और जब मुझे इनकम नहीं आती थी ना, उस समय लोग मेरे को पूछा करते थे कि आपको कितने चेक आते हैं। मैं कहता बड़ा शानदार मुस्कुराता हुआ जवाब देता था, यार
या मेरा चेक दे के क्या आपको कोई फायदा होगा? लोग कहते नहीं होगा। मैं मेरा चेक या 10,000 का हो या 20,000 का हो, मैं आपको तो देने वाला हूं नहीं। अरे यार चिंता छोड़ो, अपन ने जब 3 लोग लगाओ, अपना चेक देखो कितना मजा आता है देखने में। लेकिन कुछ लोग मार्केट में बहुत बेशर्म होते हैं। बेशर्म लोगों के गुरु होते हैं। बोले नहीं नहीं हमें तो आपका चेक देखना है। जब हमें चेक नहीं आते थे, इस बंदे का जो फॉलो इस तरह के चला, मैं बोला भाई साहब एक बात बताऊं? बोला हाँ। मैं एक बात में अपना चेक किसको दिखाता नहीं हूँ। मैं तो उन लोगों को चेक दिखा सकता हूँ जिनको मैंने स्टार्ट करवाया था, वो उनके चेक कितने कितने आ रहे हैं। और जिनको मैंने एक लग में स्टार्ट करवाया था, उन लोगों ने तो कारें भी ले ली थी अपनी, और मेरे पास अपनी कार नहीं थी, स्कूटर कुछ भी नहीं था, उसे मैं चेक नहीं आ रहा था। मतलब अपने डाउनलाइन के मैं चेक दिखा के लोगों को उसे फॉलो कर लिया करता था। फिर लोग जुड़े, काम स्टार्ट हुआ, और पहले काम स्टार्ट होते ही पहले 4 महीने में 25 माइल और अगले 3 महीने में 50 माइल। उसके बाद हर साल का हमारा जो एवरेज था, दिल्ली में पहला अवार्ड मैंने था वो एम्बेसडर का लिया, दूसरा करोड़ एम्बेसडर का, और तीसरा ज्यूल। हर साल 2 पिन ब्रेक होती थी मेरी। लोग 1 पिन ब्रेक करके जाते, मैं 2 पिन ब्रेक कर जाया करवाता था। वो इसलिए कि लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ठोकरें लगाई थी। वो दिन याद आते हैं कि जब मेरे बूट टूटे हुए थे, और जब मैंने पहली बाइक ली तो मेरे घर वालों ने मुझे बाइक नहीं लेने दी थी। घर वालों को ये था कि बड़ी मुश्किल से तो पैसे आए हैं। वो रिश्तेदारों में समझाना शुरू कर दिया था मुझे, बेटे कंपनी का कोई भरोसा नहीं, कंपनी आती हैं जाती हैं, पैसा बार बार नहीं आता है, जितना बचा सकते हैं बचा ले। मेरे मामा जी थे जिन्होंने समझाया था। मैं उनको बोला हो तो आप साला साहब, मेरे नहीं, मेरे बाप के साला जी। जब मैंने आपको प्लान दिखाया उस समय तो आप जुड़े नहीं, अब तो मैंने आपको समझाने के लिए भी नहीं कहा कि आप मेरे को समझाओ। भी मैं उसकी बात मानूंगा जिस बंदे ने मुझे कमाना सिखाया, तो मैं अब आपकी बात क्यों सुनूंगा? उन्होंने समझाया, सब रिश्तेदारों ने समझाया, हम नहीं समझे। पहले 5 साल मेरा जो टारगेट था उस समय कि पहले 5 साल मुझे कुछ नहीं कमाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 5 साल के बाद मेरी जो इनकम होगी वो 6 लाख रुपए होगी। और करेक्ट फिगर 4.5 साल के बाद मेरी जो इनकम थी वो 6 लाख थी, और 5 साल जब पूरे होने वाले थे उस समय मेरी जो इनकम थी वो 12 लाख थी। और जब इनकम नहीं आ रही थी तो रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को मना कर दिया था कि ये बिगड़ा हुआ है, ये खुद तो मरेगा, सबको मरवाएगा, इसके साथ बातचीत भी नहीं करनी है। लेकिन आज वो समय है कि किसी को कोई भी काम करना हो, किसी के पेट में दर्द हो तो वो भी फोन करता है कि भैया मेरे पेट में दर्द हो क्या करूं? मैं डॉक्टर पास जा। पहले लोग अपने बच्चों को मना करते थे कि इसके साथ नहीं रहना है, लेकिन वही लोग आज अपने बच्चों को कहते हैं कि देख अगर कुछ करना है ना, अपने भाई को फोन लगा, उसने देख कितने लोगों को कारें लेके दी हैं, वो तेरे को भी कुछ लेके दे देगा। भैया मैंने किसी को लेके नहीं दी है, जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसने ठोकर खाई है, उसके पास कार तो क्या, उसके पास हेलीकॉप्टर भी होगा और जेट फाइटर भी होगा, उसके पास अपना, उसके पास सब कुछ होगा। और जिसने जितनी ज्यादा ठोकरें खाई हैं वो उतना ज्यादा काबिल होगा। उसके बाद हम लोगों ने गुजरात में शुरू करा था। गुजरात में शुरू इस तरह से करा कि मुझे पता चला कि गुजरात से कोई बंदा है, वो हिमाचल आया है किसी के रिश्तेदार के घर, तो उसका रिश्तेदार हमारा एसोसिएट था। तो मैंने बड़ौदा का नाम नहीं सुना था, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना था। तो बोले कि बड़ौदा, यार मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सुना है। सोचना शुरू हो गया, यार बड़ौदा कैसा होगा, देखते हैं यार, कभी जाएंगे। तो गुजरात से एक बंदा वहां पहुंच गया, और आज गुजरात तक खड़ा है। तो उस बंदे के बदौलत अगर वो नहीं मिलता तो गुजरात खड़ा भी नहीं होता। वो था मिस्टर संजय धीमान।
अब आगे की कहानी सुनो, बड़ी मजेदार है। मैंने संजय धमान को प्लान दिखाया। संजय धमान एक बार मेरी तरफ देखा ऐसे, मैंने पूछा भाई साहब क्या करते हो? बोला मेरी अपनी गैरेज है। और मेरे को समझ ही नहीं थी कि गैरेज क्या होती है। मेरे को ये कौन सी चिड़िया का नाम है यार? मतलब उसको तो नहीं कहा, मैंने अपने मन में सोचा कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है, गैरेज क्या होती है? मैंने को बोला अच्छा कितना काम करते हैं? बोला सुबह जाता हूँ 8-10 घंटे काम करता हूँ, अब 20-25 हज़ार कमाता हूँ। बोला बस सिर्फ 20-25 हज़ार इतना काम करने के बाद? तो उन्होंने मेरी तरफ बड़े गुस्से से देखा जी। गुस्से से इसलिए देखा कि उनकी वाइफ उनके साथ थी। उनको लगा कि उनकी वाइफ के सामने तो मैंने बेइज्जती कर दी उनकी कि सिर्फ 20-25 हज़ार। और मुझे लगा कि देखो मर्द समझे या ना समझे, अगर लेडी के दिमाग में एक बार भूत घुस गया, पहले तो उसके दिमाग में घुसना बड़ा मुश्किल है। अगर एक बार भूत उसके दिमाग में घुस गया तो फिर तो ब्रह्मा जी भी नहीं निकाल सकते हैं। और जो सच्चाई है कि मैं जब भी किसी को प्लान दिखाता था उस समय मेरी निगाह हमेशा लेडी के ऊपर होती थी कि ये समझनी चाहिए। और मेरे बुरी आदत थी कि मैं जाते साल से पहले तो दीदी बोलता था जाके, दीदी नमस्ते। और किसी लेडी को दीदी बोल तो बड़ी खुश होती है, अरे वाह मेरे भैया किसी ने दीदी बोला नहीं आता। और मैंने उनको दीदी बोला, मैं आप मेरी बहन जैसी है, देखो आपकी शक्ल मेरी बहन बिल्कुल आपके जैसी है। वो खुश हो गई, यार मजा आ गया। मेरे को ये था बेटे आप समझो या ना समझो, जिसको समझाना तो उसको समझा लिया मैंने जो समझाना था समझाया। उनको प्लान समझ आया या नहीं आया ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन उनके घर वाले को समझ आ गया। अब मेरे को लगा बेटा फॉलोअप करने की जरूरत ही नहीं। जिसके पीछे नारी पड़ जाए वो कहां बचेगा। अब मुझे लगा कि ये संजय धमान समझने वाला नहीं है, और समझने वाला था भी नहीं, बड़ी टेढ़ी खीर थी। मैं समझा तो वो उल्टी दिशा में जाते थे। अब मेरे को उनकी वाइफ से मेरी बात तो हो गई थी, मैंने उनको बहन बोल लिया, अच्छे कॉन्फ्रेंस में ले लिया। मैंने अगले दिन उनको मीटिंग में बुला लिया। मीटिंग में देख के उनको ये लगा कि ये जो मुझे समझाने आया है इसकी उम्र 24 साल की है, उससे मेरी उम्र 24 साल की थी। और ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा है, इसे कुछ आता जाता भी है कि नहीं। और मेरी प्लान दिखाने की स्पीड इतनी शानदार थी कि जिसको प्लान दिखाता था उसको समझ कुछ नहीं आता था। हाँ लेकिन उसको मेरी स्पीड बड़ी समझ आती थी कि मैं उसको कुछ समझ आ जाए ना आए, लेकिन मुझे अपनी बात पूरा करने से मतलब है। और मेरी यही कोशिश रहती थी कि बंदे को प्लान समझ ही ना आए। जिसको प्लान समझ आ गया वो तो जुड़ेगा ही नहीं। प्लीज वेट 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 वेट। और दोस्तों आपकी कहानी भी ऐसी है, ध्यान रखिएगा। प्लान पहली बार किसी को समझ नहीं आता है। जो बंदा जुड़ता है वो किसी न किसी विश्वास के ऊपर जुड़ता है, और जहां जो बंदा समझाता है उसकी शक्ल देख उसका जोश देख के जुड़ता है। प्लान तो बंदे को 6 महीने के बाद ही समझ आता है जाके। अब इन्होंने जैसे तैसे करके ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके संजय धमान जाके गुजरात। और मैंने को बोल दिया चिंता ना करो आप निकलो गुजरात पहुंचो, कोई दिक्कत है मुझे फोन कर देना। दिक्कत क्या, बंदे को कुछ करना आएगा तो दिक्कत आएगी, कुछ आता ही नहीं था उसको। यहाँ के लोगों को क्या समझाया, एक स्कीम है 2 बंदे जोड़ दो ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा। लोगों ने बोल दिया तू तो फंस गया है। बोला तेरे को कुछ आया कि नहीं? बोला कुछ नहीं आया। बोला आएगा भी नहीं। मैंने बड़े प्यार से भाई चिंता ना करो चिंता ना करो, अरे हम बैठे हैं यार चिंता ना करो सब ठीक हो जाएगा यार, बताओ क्या प्रॉब्लम है। उनकी बात तो मेरी समझ में आई नहीं। तो उनसे जब फोन था वो उनके वाइफ ने पकड़ लिया। बोले भैया आपने मुझे बहन बनाया था। माँ बिल्कुल बनाया था, आप हो ही बहन मेरी, क्या प्रॉब्लम है? बोले तो कि उनका दिमाग खराब हो गया। मैं तो पहले ही खराब था। काम की बात, चिंता ना करो बताओ। बोले ये लोगों को समझा रहा है लेकिन लोग उनके साथ जुड़ ही नहीं रहे हैं। मैं लोग क्यों जुड़ेंगे? पहले मैं उनको भी नेगेटिव कर दिया, लोग क्यों जुड़ेंगे? बोले नहीं भैया फिर काम कैसे चलेगा? आप चिंता ना करो काम के लिए हम आ रहे हैं, आप काहे को चिंता करते हो? इनके जो मौसा जी थे उनको मैंने तैयार करा, चलो हम लोग चलते हैं गुजरात। कि किताबों में पढ़ा था कि कोई गुजरात है कोई राजस्थान है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सिर्फ इतना मैंने सुना था।
और पहली बार मैं ट्रेन में बैठा इस तरह के सफर में, और मुझे उस समय पता नहीं था कि ट्रेन के अंदर कोई रिजर्वेशन नाम की चीज होती है। हमने तो टिकट लिया, बस घुस गए ट्रेन में। अब घुसे पता कहाँ पे? उस ट्रेन के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए थे। जनरल कोच, गुजरात का सफर 24 घंटे का, और साथ में जो लोग बैठे थे मेरे ख्याल में 15 दिन पहले तो उन्होंने नहाया होगा। सोच, जब आप ऐसे बंदे के पास बैठोगे तो आपका क्या बनेगा। वो स्मेल आती है, जब बदबू आती है, वो तो आना भी बंद हो गई यहाँ पहुंचते पहुंचते। मेरा भैया हाथ में बैग पकड़ा हुआ बैठ के घुस के एक जगह पे, लोग को इधर से लात मारते, कोई इधर से लात मारते। मैं कोई बात नहीं बेटा, जो जितनी ठोकरें खाएगा वो तो ना आगे जाएगा। और जब यहां पे आके उतरे तो जब मैंने स्टेशन पे देखा, उसे मैंने, जो पंजाब के लोग हैं ना, हम लोग वहां पे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, खूबसूरत गोरे गोरे कलर के लोग हैं, है ना, गोरे गोरे रंग के लोग रहते हैं। और जैसे बरोड़ा में आके उतरा तो सारे लोग एक जैसे दिखे मुझे, यार ये कहां पे आ गया मैं। और इत्तेफाक से बात, जो लोग थे स्टेशन के पास वो सारे काले काले रंग के थे, और किसी ने धोती पहन रखी है, किसी ने और ही कुछ पहन रखा है। मेरे को लगा यार ये कहां पे आ गए यार हम लोग। मतलब वो सब मजदूर कैटेगरी वाले थे, जो काम नहीं मजदूरी करते हैं। वहां पे लगभग 150 लोग खड़े थे। उनको देख मैं डर गया, बाप रे गुजरात में सारे ऐसे लोग हैं, तो इन लोगों को समझाएंगे कैसे, ये तो समझेंगे ही नहीं। वहां चाटो में बैठ के हम लोग पहुंच गए। अब संजय दमा ने इतने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, इतने सारे, ये दिखाओ मुझे, ये दिखाओ मुझे, ये दिखाओ मुझे, ये दिखाओ। मैंने मजाक में बोल दिया, मजाक मजाक में, अब देखना आता है कुछ। बोलो मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं ले, क्या देखोगे, ले देख ले। सर्टिफिकेट ऐसा होता है? मैं ऐसा ही होता है। बोला वो आपने जो मुझे दिया था वो कहां पे है? मैंने तेरे को कुछ दिया ही नहीं। बोले नहीं आप मेरे को कुछ बता रहे थे। मैंने कागज निकाल के दिखा दिया, इन कागज के ऊपर मैंने तेरे को समझाया था, ये देख। पहले तो उसने 2 घंटे संजय दिमा ने पूरा गुस्सा निकाला अपना। हमने बड़े प्यार से देखा, बिल्कुल ठीक है, चिंता ना करो। वो बोलते कंपनी भाग जाती है, बिल्कुल भाग जाती है। बोल पैसे नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते हैं। बोलो कौन कहता है कि लोग करोड़ों बनते हैं? मैं कोई नहीं कहता है। मेरी तो किस्मत खराब है। मैंने कहा पैसे दे दिए। मैंने बोला बिल्कुल किस्मत खराब है, कोई बात नहीं। बोला मेरी मेहनत की कमाई थी। मैं बिल्कुल आपकी मेहनत की कमाई थी। बोला पता मैंने कैसे पैसे जोड़े थे? मैं बोले मुझे नहीं पता, वो तो आपको पता कैसे पैसे जोड़े थे। 2 घंटे मैंने उस बंदे को बर्दाश्त करा बैठ के। और जो बंदा मुझे लेके आया था, उसके मौसा जी, वो तो ये सोच रहे थे सर आज के बाद कभी गुजरात नहीं आएंगे। वो ये सोच रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि मैं अब गुजरात को छोड़ूंगा नहीं। उनके मौसा ये सोच रहे थे आज के बाद ये गुजरात नहीं आएगा। और मेरे को ये था कि पहली बार तो मुझे मौका मिला कुछ करने का यार। और जब मौका नहीं मिलता था तो हम इतना कुछ करते थे, अब तो मौका मिला है। संजय दिमाग के घर आ गए। अब उनके मौसा को ये लगे कि यार इनको अच्छी जगह पे ठहराऊं, कहाँ ठहराऊं, कहाँ सोएंगे। मैं कोई चिंता ना करो, मुझे सोने के लिए सिर्फ एक चद्दर चाहिए। वो चाहे आप मुझे गली में लगा दो, जो आने जाने गली रहती है, रास्ता रहता है, वहां लगा दो, वहां भी सो जाऊंगा मैं, आप चिंता ना करो। फिर वो सोचे कि हाँ खिलाएंगे क्या आज, सर क्या क्या खाते हैं। पर मैं कुछ नहीं खाता हूं, सिंपल रोटी खाता हूं, सिंपल दाल खाता हूं। अच्छा ठीक है। अब संजय दिमान के पास सोने के लिए जो रूम था उस समय रेंट पे था, 1 रूम और 1 किचन। हम 4 लोग 1 रूम में, संजय दिमान फैमिली के साथ किचन में। एक दिन उन्होंने मेरे को बंदों से मिलाया, मैं लोगों से मिला, दूसरे ने मिला मैं मिला, तीसरे ने मिला मैं मिला। और लोग क्वेश्चन करते थे बड़े अजीब तरह के क्वेश्चन, इस तरीके से कि मैं पंजाबी बोलने वाला था और लोगों को मेरी भाषा समझ नहीं आती थी, मुझे लोगों की बात समझ नहीं आती थी। लोग बोलते कहू छे, कहू तो गाय का नाम, गाय को बोलते कहू, ये कहां से आ गया बीच में? छूछे, छूछे हमारे तो 6 जो है छूछे, 6 तो 6 को बोलते हैं 6, ये कौन सा 6 बीच में डाल दिया इन्होंने।
ये लोग बोला करते नत्थी टप हुई थी। मेरे बोला हमारे गाय को जो रस्सी बांधे उसको नत्थी बोलते हैं। वो तो गाय को बांधे, वो कहाँ के बीच में आ गया। और ये खेल मेरे साथ चलता रहा 6 महीने। अब 6 महीने के बाद हमें कुछ लोग मिल गए जो हिंदी समझने वाले थे, मतलब पंजाबी लोग मिल गए। वो पंजाबी भी समझते थे, गुजराती भी समझते थे। मेरे को लगा अब तो ठीक है, इस बंदे को जोड़ लेते हैं, मैं इसको पंजाबी में समझाऊंगा, ये आके गुजराती में समझाएगा। तो एक जगह बंदे को प्लान दिखाने के लिए बड़ा शानदार प्लान दिखाया। उस बंदे को मेरी बात समझ नहीं आती थी, मैं समझा रहा था हिंदी पंजाबी जो मिक्स थी मेरी, मैं उसको समझा रहा था। और जो साथ बैठा हुआ था वो गुजराती में ट्रांसलेट करके उसको समझाता था। ये सर ऐसा बोल रहे हैं, फिर वो कुछ बोलता था, फिर मेरे को बोलता था वो ये बोल रहे हैं। मैं ठीक है, आप इसको ये बोल दे। और वो 6 महीने इस तरह से निकले कि जिस घर पे हम लोग किराए पे रहते थे, संजय धीमान रहा करता था, उस घर वाले को पता चल गया कि ये लोगों को कुछ समझाता है, ये बंदा, कि कुछ पैसे का चक्कर है, समझाता है। उस बंदे ने संजय धीमान को बोल दिया, देख मैंने घर तेरे को दिया है, ये बंदा को घर से बाहर निकाल पहले। अब संजय धीमान मेहमान को कैसे निकालेगा, लेकिन फिर भी उसने संजय धीमान ने बड़े रिक्वेस्ट से बोला, सर 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 ये बात है। मैं समझ, चिंता ना करो यार, मुझे हमें काम करना है। इस घर वाला ये बोल रहे हैं ना, आने वाले 4 साल के बाद इससे 3 गुना बड़ा घर आपके पास होगा। और संजय धीमान को जो विश्वास नहीं हुआ उस समय, बोला यार काम तो चल नहीं रहा, तो कैसे इतना बड़ा घर आ जाएगा। और जो बंदा मेहनत करता है उसको बड़े घर से मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ घर से मतलब होता है। रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजें चाहिए। तो संजय धीमान उस समय पप्पू भाई जुड़ गए थे। संजय धीमान ने पप्पू को रिक्वेस्ट करी, सर को अपने पास रखना है, तो उन्होंने रख लिया। फिर संजय धीमान ने एक जगह पे घर चेंज करा, और मैं संजय धीमान का बड़ा साथ दिया। साथ पता क्यों दिया, कि कहीं मेरा लीडर जो है ना खराब ना हो जाए। एक बंदे, उस समय हम लोग घर रेंट पे ढूंढ रहे थे, एक बंदे के घर पे गए घर ढूंढने के लिए, ढूंढते ढूंढते उस बंदे ने बोल दिया कि घर मुझे रेंट पे देना है। ठीक है, बोलो कितना रेंट लेना है। और संजय धीमान बोले, सर मेरी जेब में तो पैसे नहीं, मैं टेंशन ना लो, 5 से 10 लाख की जरूरत होगी तो मैं खर्च कर लूंगा। बोले जेब में नहीं है तो कहने में क्या जाता है, हवा में तो छोड़ देती। संजय धीमान को लगा सर के पास तो बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे को लगा यार तेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो बातें करने में क्या जाता है, पॉजिटिव बातें करते हैं यार, उसमें क्या नेगेटिव को करनी है। उसका घर देखा, वो बंदा बोला ठीक है इसका 3000 रुपया लगेगा। तो उस बंदे ने मेरे को पूछा आपका कितना पगार है। पगार क्या होता है, मैं संजय धीमान को पूछा ये क्या बोल रहा है। बोले ये पगार पूछ रहा है, वो क्या होता है। बोला आपका तनख्वाह कितना है। और मैं तनख्वाह का छोड़ जा रहा, इसको पूछ